पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हरियाणा में भी सभी को इंतजार कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट का है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट आम आदमी पार्टी को दी है, वहीं 9 सीटों पर अभी घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में आज हम आकलन कर रहे हैं एक ऐसी सीट का जहां लगभग मुख्य पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी ने नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता और इंडियन नेशनल लोकदल ने अभय सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि नवीन जिंदल यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं, वहीं अभय सिंह चौटाला यहां से 1 बार किस्मत आजमा चुके हैं और अब दूसरी बार मैदान में, जबकि सुशील गुप्ता पहली बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सीट पर जीत किसकी होगी। हालांकि अभी जेजेपी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, बावजूद इसके अभी से इस सीट पर कड़ा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने नवीन जिंदल को कांग्रेस से लाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और पार्टी समेत उसके कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि ये सीट अब आसानी से पार्टी जीत जाएगी, तो ऐसा मानना उचित नहीं है। आज हम आपको चौंकाने वाली बात बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको इस सीट का जातिगत समीकरण बताएंगे। हालांकि बीजेपी और उसके कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से उनकी पार्टी अब जातिगत राजनीति से ऊपर उठ गई है, लेकिन हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर जातीय समीकरण हावी रहने की संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा के जातिगत समीकरण की, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में लगभग 8 लाख मतदाता है। इनमें सबसे अधिक जाट मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जाट मतदाता 14% हैं और इसके साथ ही 4% जट सिख मतदाता है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और सैनी मतदाताओं की संख्या 8% है। पंजाबी समुदाय के 6% मतदाता है, जबकि अग्रवाल समुदाय के 5% मतदाता है। रोड मतदाताओं की संख्या 3% और सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 0.5% है। इसी प्रकार से ईसाई मतदाताओं की संख्या भी 0.5% है। राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.5% है। वहीं इसके अतिरिक्त ओबीसी मतदाताओं पर नजर डाली जाए तो सैनी मतदाताओं की संख्या 8% और सिख सैनी मतदाताओं की संख्या 2.3% है। कंबोज 1.5% और कंबोज सिख भी 1.5% है। कश्यप राजपूत मतदाताओं की संख्या 3% और गुज्जर मतदाताओं की संख्या भी 3% है। रामगढ़िया, लबाना आदि 2% और ओबीसी में आने वाले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.7% है। ओबीसी से संबंध रखने वाले अन्य जातियों के मतदाताओं की संख्या लगभग 12% है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हरिजन मतदाताओं की संख्या 11.44%, वाल्मीकि समुदाय 7% और बाजीगर मतदाताओं की संख्या 2% है। वहीं मजहबी मतदाताओं की संख्या 1% और रामदासिया, धानक आदि मतदाताओं की संख्या 2.06% है। इस प्रकार जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक जाट और जट सिख मतदाताओं के लगभग 18% वोट हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर दलित मतदाताओं की संख्या 11.44% है। वहीं ब्राह्मण और सैनी मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कैथल जिले के कैथल, गुला, कुंडरी और कलायत विधानसभा क्षेत्र हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर, शाहबाद, लाडवा और पिहोवा विधानसभा क्षेत्र है और यमुनानगर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र रादौर इस सीट में आता है। इस लोकसभा क्षेत्र में गुला, शाहबाद और रादौर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के साथ एक और रोचक फैक्ट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 1977 में कुरुक्षेत्र के नाम से संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ। इससे पहले इसका नाम कैथल लोकसभा क्षेत्र था। 1977 में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार भारतीय क्रांति दल के चुनाव चिन्ह पर लड़कर रघुवीर सिंह विर्क ने अपना परचम लहराया। सरदार रघुवीर सिंह विर्क करनाल के रहने वाले थे। 1980 में चौधरी देवीलाल ने नारनौल के रहने वाले मनोहर लाल सैनी को जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़वाया और मनोहर लाल सैनी ने जीत हासिल की। 1984 में टोहाना के रहने वाले कांग्रेस के सरदार हरपाल सिंह इस क्षेत्र से निर्वाचित हुए।
1989 में चौधरी देवीलाल ने जनता दल के टिकट पर गुरदयाल सिंह सैनी को चुनाव मैदान में उतारा और वो जीत गए। गुरदयाल सिंह सैनी का पैतृक गांव कैथला खुर्द उस समय जिला करनाल में था और नीलोखेड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता था। 1991 में कांग्रेस के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार करनाल के रहने वाले सरदार तारा सिंह ने यहां से जीत हासिल की, जबकि साल 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हिसार के रहने वाले देश के जाने माने उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल ने हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। साल 1998 और 99 में कुरुक्षेत्र के गांव प्रतापगढ़ की रहने वाली इंडियन नेशनल लोकदल की प्रोफेसर कैलाशो सैनी इस क्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद बनी। कैलाशो सैनी ही एकमात्र ऐसी विजयी उम्मीदवार रही जो कि कुरुक्षेत्र की रहने वाली थी। साल 2004 और 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसिद्ध उद्योगपति हिसार के रहने वाले नवीन जिंदल निर्वाचित घोषित हुए। साल 2014 में बीजेपी ने नारायणगढ़ के रहने वाले राजकुमार सैनी को चुनावी मैदान में उतारा और वो जीत गए। इसी प्रकार साल 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर नारायणगढ़ के रहने वाले नायब सैनी और मौजूदा सीएम पर दांव खेला और नायब सैनी ने यहां से जीत हासिल की। मतलब साफ है कि यहां के मतदाताओं ने बाहरी उम्मीदवारों को ही ज्यादा पसंद किया है, इसलिए सभी पार्टियां बाहरी उम्मीदवारों को ही यहां से मौका भी देती हैं। इस बार भी बीजेपी ने हिसार से ताल्लुक रखने वाले नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने जींद से संबंध रखने वाले सुशील गुप्ता और इनेलो ने सिरसा जिले के रहने वाले अभय सिंह चौटाला को टिकट दी है। हालांकि जेजेपी और बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी बाकी है। अब आपको यहाँ की फील्ड रिपोर्ट बताते हैं। हमारी फील्ड रिपोर्ट में सामने आया है कि कुरुक्षेत्र में एक तरफा कोई भी नहीं जीत रहा। जातिगत समीकरणों में देखें तो नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता अग्रवाल समाज से हैं और अभय सिंह चौटाला जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में 18% जाट वोट एक तरफा अभय सिंह को जाते हैं, तो यहाँ अभय सिंह की जीत लगभग तय है। इसकी एक बात आपको यहाँ देखनी होगी कि किसानों के मुद्दे पर अभय सिंह ने किसानों का साथ दिया है और इस लोकसभा में ज्यादातर किसान बाहुल्य मतदाता है जो एक मुश्त अभय चौटाला के साथ आ गए तो उनकी जीत तय है। यहाँ गौर करने वाली बात एक और भी है कि आजकल बीजेपी के उम्मीदवारों का किसान विरोध कर रहे हैं। लगभग हर लोकसभा सीट पर जैसे ही बीजेपी के उम्मीदवार बाहर निकलते हैं, प्रचार करते हैं, उनका विरोध किसान करते हैं। वहीं यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर अग्रवाल, पंजाबी, ब्राह्मणों और सैनी के वोटों को जोड़ दिया जाए तो ये करीब 27% बनता है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही प्रत्याशी इस वोट को कितना अपनी ओर कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों में अगर ये वोट बट गया तो दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की जीत में सैनी समाज भी काफी अहम भूमिका निभाता रहा है। हालांकि ये वर्ग ज्यादातर खेती किसानी से ही जुड़ा है, लेकिन हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी इसी समाज से आते हैं। ऐसे में सैनी समाज सीएम के सपोर्ट में बीजेपी को वोट डालता है और इसके साथ ही अगर सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल को आने वाली वोटों में ज्यादा वोट नवीन जिंदल को आ गए तो फिर नवीन जिंदल का पलड़ा भारी दिखता है। वहीं खास बात आपको बता दें कि कांग्रेस का किसान मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ जाता नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी का हरियाणा में ज्यादा ग्राफ नहीं होना और उसके साथ पंजाब की जीत को आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं भुना पा रही है। पंजाब में ही उसे हर रोज कोई न कोई झटका लग रहा है। और तो और पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद टिकट घोषित होने के बाद भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे ही समीकरणों का खेल अब पूरे लोकसभा क्षेत्र में आम चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं समीकरणों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत की राह इतनी आसान नहीं है जितनी पार्टी ने नवीन जिंदल को एकदम हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतार कर मान लिया है। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि कांग्रेस का किसान वोटर बीजेपी की बजाय अभय सिंह चौटाला की तरफ ज्यादा जा रहा है। वहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सभी जातियों के मतदाता किसान बनकर एक साथ वोट डाल गए तो अभय सिंह चौटाला भारी मतों से यहां से जीत सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि महाजन और मंडी के वोट ज्यादा जिसे मिलेंगे वो भी इस सीट पर मजबूत रहेगा, क्योंकि नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता यहां अलग से रणनीति पर काम कर रहे हैं।
जिसमें दोनों ही कैंडिडेट अपने अपने रिश्तेदारों की मदद ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारियों के सहारे वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हैं।